तो मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सैफई के मेला ग्राउंड में रखा गया है। बड़ी संख्या में लोग नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू समेत कई लोगों ने मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बिहार के सीएम नीतीश कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और देखिए, सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस ली थी। तो सैफई में आज अंतिम दर्शनों के लिए मुलायम सिंह यादव जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, लगातार हम आपको उन बड़े नेताओं की भी तस्वीरें और साथ साथ नाम भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो कि अंतिम दर्शन करने के लिए नेताजी के पहुंचेंगे। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ कद उनका भारत की राजनीति में रहा है। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इस बात का जिक्र किया था मुलायम सिंह यादव की मौत के बाद कि आखिर जरूर विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आज हम उनका सम्मान करते हैं। बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं सैफई से, जहां डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता, जो समर्थक है वो पहुंच चुके हैं। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि आपको ब्रीफ करेंगे कि मुलायम सिंह होने के मायने क्या है। अरुण, ऐसी तस्वीर किसी चुनावी सभा की नहीं, किसी कार्यक्रम की नहीं, लोग खींचे चले आए हैं और हजारों की तादाद, पांव रखने के लिए जगह नहीं है। मुलायम सिंह होने के जो मायने हैं वो हम देखो, तीनों लोग 2 फुट की जमीन पर सिमट के रह गए हैं। क्यों? उसकी वजह ये देखिए, जरा भीड़ देखिए ये, और मंच जरा एक बार दिखाएं। मंच पर भगदड़ की स्थिति है, वो इसलिए है क्योंकि मुलायम सिंह को चाहने वाले सिर्फ सैफई में नहीं है। सैफई की आबादी इतनी नहीं है कि ये पूरा पंडाल भर के उसके बाद चारों तरफ लोग दिखे। तो मुलायम सिंह जो धरती से जुड़े नेता थे, लोगों के सुख दुख में साथ रहते, आज हर कोई उनका आखिरी दीदार करना चाहता है। एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये जो पंडाल देख रहे हैं आप, जहां मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, यही सालों तक सैफई महोत्सव होता रहा और मुलायम सिंह मुख्य अतिथि होते थे और मुलायम सिंह के सामने ही ये सैफई महोत्सव होता था। तो रीमा, ये जो ये भीड़ है, ये दिखाती है कि कोई नेता जब जन नेता बनता है, कोई मुलायम सिंह जब नेताजी बन जाता है, तो ऐसे ही तस्वीर सामने आती है। बहुत दिनों बाद इस तरीके की सपना तस्वीर देखने को मिली है, जब इतनी तादाद में लोग पहुंचे हुए हों किसी नेता को विदाई देने के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रही है। देखिए, आप पांव रखने तक की जगह नहीं। मुझे वो रैली याद आ रही है, अरुण जी ने तो कवर की होगी वो रैली, जिसमें अचानक से मुलायम सिंह यादव जब पहुंचे थे तो भीड़, यहाँ तक बैरिकेड लगे थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने कहा बैरिकेड हटा दो, ये अपने लोग हैं, आने दो जरा। तो यही सैफई का प्यार उनके लिए था, और अब देखिए सैफई वाले ऊपर प्यार कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक बार दर्शन अपने उस नेता के कर लिए जाए जिसने सैफई को, इटावा को, जसवंत नगर को अलग पहचान दिखाई। हमारे यहाँ इटावा में लला कहा जाता है और दद्दा के रूप में कहा जाता था। जब आप इटावा में जाएंगी तो कहा जाएगा दद्दा है, दद्दा है, दद्दा है, चलो चलो चलो। तो यही देखिए, उनके लिए प्यार उमड़ कर आ रहा है कि अपने दद्दा को आखिरी बार देखने के लिए सैफई के लोग ही आए हैं। ये जो अपार समूह है, ये जो जन सैलाब है, वो एक नेता ने कमाया है। वो धरती पुत्र क्यों बना है, ये तस्वीरें बता रही हैं। और बहुत अरसे बाद इस तरीके की, मुझे लगता है कल्याण सिंह के बाद ये बड़ा निदान, ये बहुत बड़ी यूपी की राजनीति में, देश की सियासत में एक क्षति के तौर पे 1 साल बाद फिर से। देखिए रीमा, मुलायम सिंह यादव एक वक्त देश के इतने बड़े नेता बन चुके थे कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, और कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐन वक्त पर उनका विरोध कर दिया और देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, कवींद्र कंवर गुजराल को बनाना पड़ गया, लेकिन मुलायम सिंह नहीं बन पाए। मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगी, रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने थल सेना अध्यक्ष को बुलाया, वायुसेना अध्यक्ष को बुलाया और उनसे पूछा कि पाकिस्तान पर हम हमला करके कितने देर में जीत सकते हैं। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा हम 2 घंटे में पाकिस्तान को जीत सकते हैं। मुलायम सिंह यादव ने थल सेना अध्यक्ष से बोला, थल सेना अध्यक्ष ने कहा कि ये तो 2 घंटे में बमबाजी करके चले जाएंगे, जमीन तो हमें जीतने पड़ेगी, हमें टाइम लगेगा। उसके बाद मुलायम सिंह इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे, उनके पास चले गए और उनसे कहा कि अनुमति दीजिए। इंद्र कुमार गुजराल ने 24 घंटे तक मुलायम सिंह के प्रस्ताव पर वापस जवाब नहीं दिया और उनसे नजरें मिलाते से वो एक तरह से कतराते रहे। राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम था, उसमें भी नहीं उनसे मिले। मुलायम सिंह यादव की राजनीति देश के मामले में अलग थी और डोमेस्टिक अलग थी, दोनों में अलग अलग। ये बात सटीक अरुण ने बोली है कि मुलायम सिंह की
राजनीति देश के मामले में कुछ और थी और उत्तर प्रदेश में जैसे ही वो उत्तर प्रदेश में आते थे, मैं हिंदी का जिक्र करती हूँ, अरुण को भी वो याद होगा वाकया, तमिलनाडु में उस वक्त हिंदू के लिए किस तरीके से विरोध हम देखते थे, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव ही थे, वो अपने सांसदों से, अपने विधायकों से कहते थे, देखो जिस भाषा में भाषण दिया है वही भाषा बोलना जाकर संसद में। उदय सिंह के साथ में मंच शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बोला था, उदय सिंह तुमको एमपी बनाया लेकिन जाकर अब हिंदी का ही प्रयोग करना। तो हिंदी भाषा को वो इस तरीके से देसी भाषा में ये डेप्यूटी सीएम की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां गंभीर चेहरा राजनीति यूपी की अपने जगह पे है, वाद विवाद अपने जगह पे है, लेकिन आज जब बड़े कद का नेता जब उसकी डेथ हो जाती है, जब उसका निधन हो जाता है, तो कैसे चेहरे पे मायूसी है आज डेप्यूटी सीएम नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीर आपने विधानसभा में देखी होगी, जब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य जो अभी दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों के बीच तल्खी कितनी थी, और वही आज देखिए यहाँ पर यही भारतीय राजनीति की खूबसूरती है कि दलगत भावना से आप ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख में साथ। और जैसा कि सपना बता रहे थे, हिंदी, मुलायम सिंह यादव ताउम्र हिंदू के पैरोकार रहे। जब डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने हिंदी अनिवार्य कर दी, बड़ी मुश्किल होती थी ऐसे ऐसे हथियारों के नाम हिंदी में लिखना। सरकारी कंपनियों के साथ साथ देसी भाषा में हमारी सरकार, ये मैं अच्छे से बताना चाहूंगी, ये हमारे इटावा में बड़ा कहा जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव यहाँ आते हैं तो वो यही की भाषा में बात करते थे, और यहाँ के दही मठा के आलू बड़े फेमस हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मुलायम सिंह कहा करते, चलो आप चलें मठा के आलू खाएं। तो ये उनका प्यार उनके कल्चर से था कि वो यहाँ आकर भी वो खड़ी भाषा नहीं बोलते थे, वो यहाँ आकर यही की भाषा में रम जाया करते थे। देखिए, इसलिए भी आपको बताने की जरूरत नहीं, मुलायम सिंह यादव जितनी बार सैफई आते थे बड़े नेता बनने के बाद भी, वो दिल्ली में उनका मन उतना नहीं लगता था, लखनऊ में नहीं लगता था। जुड़ा अरुण, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एज अ जर्नलिस्ट हम लोग बहुत सारे देश के वीवीआईपी क्षेत्रों में गए हैं। मैं नंदीग्राम का नाम लेना चाहूंगी, मैं नालंदा का नाम, गोपालगंज का नाम, ये सब सीएम का क्षेत्र रहा है। लेकिन जो सफाई को मैं देख रही हूँ, मैंने देश के किसी वीवीआईपी क्षेत्र को इस तरीके से नहीं देखा है कि किसी नेता का जुड़ाव इस तरीके से हो। देखिए, 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं नेताओं के, जैसे बारामती शरद पवार, जैसे कि कमलनाथ का छिंदवाड़ा, लेकिन सैफई की बात एकदम अलग है। और मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे कि सारा पैसा ले जाके आप अपने क्षेत्र में, अपने घर में खर्च कर देते हैं। मुलायम सिंह ने कहा कि हर मुख्यमंत्री, हर सांसद, हर नेता अगर अपने अपने क्षेत्र को डेवलप कर दे, ये सैफई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। तो जरा तस्वीरें दिखाइए। हाँ, ये जो पंडाल है, ये जो पंडाल है, अजय जरा इस तस्वीरें दिखाइए। ये पंडाल बना था सैफई महोत्सव के लिए। नेताजी कहते थे कि गांव गिराव के जो लोग मुंबई नहीं जा सकते, हीरो हीरोइन नहीं देख सकते, अमिताभ बच्चन से नहीं मिल सकते, वो यहाँ इस मंच पर उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे। उनके कई फैसलों पर बहुत सवाल उठे। और ये सपना साकार किया भी मुलायम सिंह ने। एकदम किया। आप रीमा, आपने कल देखा था यहाँ पर मुलायम सिंह के नाम से एक यहाँ पर इंटर कॉलेज है, राजकीय विद्यालय उन्होंने खुलवाया। ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, सलमान खान भी संभवतः इसी के लिए वो पर्चा, चर्चा, खर्चा कहा करते थे। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। 230वां दिन है इस युद्ध का। यहां पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बेलारूस में रूस का नया बेस बनेगा। बेलारूस में सैन्य बेस बनाने की तैयारी में रूस जुट गया है। यूक्रेन पर एक और बड़े हमले की प्लानिंग में रूस जुटा हुआ है। आज ही के दिन G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जब कल एक के बाद एक अलग अलग यूक्रेन के शहरों पर रूस ने एयर मिसाइल अटैक किया। अब बताया जा रहा है कि बेलारूस की तरफ से
जहां शुरुआत के पहले के 60 दिनों में 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी की कोशिश की थी, कीव की घेराबंदी की कोशिश की थी, तो बेलारूस ने उसका साथ दिया था। अब फिर से अब बेलारूस में बनाएगा बेस रूस। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की खौफनाक चाल। बेलारूस में पुतिन का नया सैन्य ठिकाना। यूक्रेन को घेरकर घातक हमले का प्लान। युद्ध में पुतिन के प्रतिशोध की नई दिशा। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के प्रतिशोध की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी पर कहर बनकर टूट रही हैं। जवाब में यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों पर चुन चुन कर हमला कर रही है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन के बदले की आग अब और भयानक हो चुकी है, क्योंकि खबर आ रही है कि पुतिन का साथ देने के लिए उनके पुराने दोस्त बेलारूस ने एक डराने वाला कदम उठाया है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बेलारूस में रूसी सेना को सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाले हैं। हमारा देश रूस की सेनाओं को अपने यहां बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए जमीन देगा, ताकि रूस हमारे यहां अपने सैन्य बेस बना सके। दरअसल बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती का मतलब बेहद खतरनाक है, क्योंकि अगर रूसी सेना बेलारूस में एक्टिव हो गई तो पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है। पश्चिमी यूक्रेन के रास्तों से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे में भी सफलता हासिल कर सकती है। यानी पिछली बार जो रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों से दाखिल हुई थी, अब वही रूसी सेना बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बेलारूस के इस नए कदम के बाद पूरे यूरोप पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि नाटो की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन की किसी भी कीमत पर मदद जारी रहेगी। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की मदद के लिए एक कदम पीछे नहीं हटाएगा। अच्छा दोस्त माना जाता है। पुरानी दोस्ती का ये नया दांव न सिर्फ रूस की सामरिक शक्ति को जहां मजबूत करेगा, बल्कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। अब यूक्रेन पर हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हमले में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। हमले में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हमले में घायल लोगों की संख्या भी बढ़कर 105 हो चुकी है। बता दें कि सोमवार को यूक्रेन में कीव समेत जो यूक्रेन की राजधानी है, कई शहरों पर रूस ने एयर मिसाइल अटैक किया था। जगह जगह पर मल्टीपल लोकेशंस पर ये अटैक्स हुए थे, ये मिसाइल्स जा गिरे थे। कई जगह रिहायशी इलाकों पर, पुलों पर और बीच चौराहे पर भी ये मिसाइल जाकर गिरे, जिसकी वजह से अब 19 मौत हुई।
अलग जगह पर आप देख सकते हैं रिहायशी इलाकों में ये धमाके हुए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आप देख सकते हैं लोग बचते बचाते हुए भागने की कोशिश कर रहे हैं और एक और मिसाइल उन पर जाकर गिरता है। और ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, जो ये विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए कैसे जोरदार धमाका होता है और ये लड़ाके बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है, लगातार रूसी मिसाइल्स यूक्रेन को तबाह कर देने पर आमादा है, लेकिन इस बीच रूसी सेना को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें बखमुत इलाके के हैं, जहां पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के सैनिकों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों में अफरा तफरी का माहौल है। ये व्लादिमीर पुतिन की बहुत ही खास करीबी सेना मानी जाती है, लेकिन इन पर भी अब काउंटर अटैक हो रहा है। किसी को ले जाते हुए देख रहे हैं और ये धमाका अचानक से होता है। अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। युद्ध क्षेत्र में रूस ने अपने घातक करता हुआ Mi-24 हेलीकॉप्टर रूस का फायर कर फिर से सॉटी पे घूमता हुआ वापस आता हुआ, और जैसे ही यह हेलीकॉप्टर उठ के मिसाइल फायर करता है तो आपने तस्वीरों में देखा कि एक और हेलीकॉप्टर वापस आ रहा था। तो ये देखिए, ये टेक ऑफ पे ही फायर मिसाइल को लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता हुआ और फिर वहां से मिसाइल को लॉन्च करता है और दूसरा हेलीकॉप्टर सॉटी खत्म करके वापस लौटता हुआ भी इस वीडियो में कैद है। अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में जिस बात का डर था, अब वही बात सच साबित होती नजर आ रही है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का रूस ने बेहद खौफनाक तरीके से बदला लिया है। एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए टारगेट किया गया था, और ये सब सोमवार सुबह 7 बजे से ये अटैक शुरू होने लग गए। देखते ही देखते पूरे यूक्रेन में ऐसा हाहाकार मचा कि दुनिया रूस के इस हमले से सहम गई, और अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं पुतिन का क्रोध दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में ना झोंक दे। यूक्रेन पर रूस का सबसे भयानक हमला। क्राइमिया अटैक के बाद यूक्रेन में कोहराम। यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल अटैक। क्या अब यूक्रेन पर होगा परमाणु हमला? क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन को इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन में तबाही की सुनामी लाने के लिए मिसाइलों का वो हमला किया कि देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया। कहीं रूस की क्रूज मिसाइलों ने ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया, तो कहीं यूक्रेन की ऐतिहासिक इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर हुए इस बारूदी हमले में तबाही और बर्बादी का वो मंजर दिखा जैसी तस्वीरें अब से पहले तक नहीं देखी गई थी। पुतिन हमले масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.
यूक्रेन पर हुआ यह हमला कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए यूक्रेन के इस नक्शे को समझना होगा। कीव, ज़ापोरिज़िया, लवीव, चेर्नोबिल, लुहांस्क, खार्किव, पोल्टावा, ओदेसा, निप्रो, क्रमंचोव, ज़तोमर, खमेलनित्स्की जैसे शहरों पर एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। लेकिन सबसे भयानक अटैक की तस्वीर है यूक्रेन की राजधानी कीव से आई, जहां कुछ ही मिनटों के भीतर तबाही और बर्बादी का भयानक मंजर लोगों के सामने तैरने लगा। कीव की कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट रूस के मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों में कीव की 71 इमारतें तबाह हो गई, जिनमें से 45 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। कीव के मेयर के मुताबिक रूस के इन हमलों में 5 बेहद अहम इमारतें बर्बाद हो गई। इसके अलावा 6 शिक्षा संस्थान, 6 सांस्कृतिक संस्थान और 5 स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के इस हमले को पुतिन की हताशा करार दिया है। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में हार के डर से हताश हैं। यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस को कई मोर्चों पर फेल किया है, जिससे वो घबरा गए हैं। दावा किया जा रहा है कि महज 12 घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 33 से 58 अरब की मिसाइलें दाग दी। यानी क्राइमिया ब्रिज पर इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने वो कर दिया जिसकी आशंका पहले ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं यूक्रेन की जंग में भड़के ये नए शोले परमाणु युद्ध की आग न लगा दें। अब सोमवार को हुआ हमला यूक्रेन पर बेहद भयावह हमलों में से एक था। इस हमले के बाद अब यूक्रेन से तबाही की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर 84 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। टोटल 84 क्रूज मिसाइलें, और इनमें नंबर्स अगर आप देखें तो 70 इंफ्रास्ट्रक्चर साइट तबाह हुए हैं। जबकि यूक्रेन का दावा है कि इस दौरान उसने अपने एयर डिफेंस की बदौलत रूस के 56 हमलों को नाकाम कर दिया है। 84 क्रूज मिसाइल से हमला, 70 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रूस ने तब की जब क्रीमिया के उस ब्रिज पर हमला हुआ और रूस ने उसे एक आतंकी हमला करार दिया और कहा कि हमारी सरजमीन पर यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने अटैक किया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर आ रही है। रूस ने फिर मिसाइल दागे हैं। इस बार ज़ापोरिज़िया पर मिसाइल अटैक हुआ है। हमले के बाद का वीडियो सामने आया है जिसमें पूरा इलाका तबाह हो गया है। और ज़ापोरिज़िया में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिस पर रूस पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। तो उसने इस इलाके को स्वतंत्र और अपने अधीन घोषित कर दिया है। और ज़ापोरिज़िया के इस न्यूक्लियर रिएक्टर को वापस हथियाने की यूक्रेन पुरजोर कोशिश कर रहा है और हमले यहां काफी तेज हैं। लेकिन इस न्यूक्लियर रिएक्टर की सेफ्टी को बहुत बड़ा खतरा है इन मिसाइल अटैक्स की वजह से। वहीं कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। यह ज़ेलेंस्की का बयान तब आया जब सोमवार को रूस ने लगातार क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के कई शहरों पर, जिसमें उनकी राजधानी कीव भी शामिल है, अटैक किए थे। रूस ने इसे जवाब दिया, इसे जवाब बताया, करारा जवाब बताया क्रीमिया पर हुए आतंकी हमले के बाद। लेकिन
यूक्रेन का कहना है कि आतंक तो रूस फैला रहा है। पुतिन की तीसरी आंख खुल चुकी है और इसका एक छोटा सा ट्रेलर यूक्रेन की राजधानी कीव ने देख लिया। ये भी सोमवार को हुआ। इस वक्त भी व्लादिमीर पुतिन की मिसाइल कीव को निशाना बना रही है। कई लोगों की मौत हुई है। अगले 24 घंटे जेलेंस्की के लिए काफी अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की खुद अपने दफ्तर से निकलकर बंकर में जा चुके हैं, क्योंकि उनके भी दफ्तर के पास ही मिसाइल अटैक हुआ। और यह हुआ क्यों? क्योंकि पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज पर ब्लास्ट का जो बदला लिया, उसने यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया को दहला दिया है। और सवाल यह है कि आखिर पुतिन का अगला एक्शन क्या हो सकता है। 8 अक्टूबर 2022 सुबह 6:07 रूस को क्राइमिया जोड़ने वाले पुल पर बहुत बड़ा धमाका होता है। क्राइमिया से रूस का संपर्क टूट जाता है। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नेटो का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया जाता है। पश्चिमी मीडिया पूछती है कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है। लेकिन 10 अक्टूबर 2022 कीव शहर एक शांत सुबह के साथ उठता है। चिड़ियों की चहचहाहट के बाद अचानक खुलती है पुतिन की तीसरी आंख और दुनिया देखती है कि कीव शहर कैसे धमाकों से गूंज रहा है, कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन ज़ेलेंस्की के फेवरेट शहर को तबाह कर रही है। ये पुतिन का बदला है जो बहुत आराम से, बहुत खामोशी से लिया गया है। कीव की सड़कों पर अफरा तफरी फैल गई। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। इस लड़की को देखिए जो कीव की सड़कों पर चलते हुए अपना वीडियो बना रही है और तभी एक बड़ा धमाका होता है। ऐसा ही एक धमाका एक कार सवार शख्स के मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड होता है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा हमला था। कीव के पास शेवचेंको इलाके का हमला देखिए जब एक फुट ओवर ब्रिज के पास धमाका होता है। इस धमाके को दूसरे एंगल से देखिए, आपको हमला और भी खतरनाक नजर आएगा। तो इस तरह पुतिन ने ज़ेलेंस्की को जवाब दिया है और क्राइमिया हमले के बदले का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। Маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. कीव की स्काईलाइन देखिए, यहाँ धुएं के गुबार से दहशत देखिए। पुतिन के गुस्से का इससे बड़ा सबूत आपने यूक्रेन में नहीं देखा होगा। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार बनी हुई है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 करोड़
55 लाख ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 16.6% मार्केट शेयर है, जबकि महज 12.7% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 30% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। धन्यवाद। आज तक को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 का रहने वाला है नाबालिग। यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया चोरी का वीडियो। दुकान के बाद कपड़े चोरी करते दिखे 2 बदमाश। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना का एक कुत्ता गंभीर रूप से घायल। आतंकवादी एक घर में छिपकर हमले की फिराक में थे। रूस ने यूक्रेन पर किए हमले तेज। रूस के मिसाइल अटैक से अब तक 11 लोगों की मौत, 64 घायल। अमेरिका ने कहा यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, रूस के हमले में तबाह हर चीज दोबारा बनाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर ब्रिज को तबाह करने का आरोप लगाते हुए किए थे हमले। रूस के मिसाइल हमले पर यूक्रेनी सेना का जवाब, मिसाइल के हमले कर रूस की मिसाइल को गिराया। इजराइल के यरूशलेम में इजराइल की सेना पर पत्थरबाजी। शरणार्थी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी की। इजरायली सेना ने 18 साल के एक फिलिस्तीनी लड़के को गोली मार दी। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से समंदर में फैला लावा, काफी दूर तक देखा गया धुआं। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। वेनेजुएला में भारी बारिश के बाद खिसका पहाड़, 34 लोगों की मौत हुई। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। महानायक अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज। बिग बी ने अपने घर जलसा के बाहर जुटे फैंस का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। 80 साल के हुए महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। पीएम ने लिखा, वो देश की बड़ी फिल्मी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक लोगों का मनोरंजन किया। भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा ये मैच। और आज से अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आगाज। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारत और अमेरिका के बीच होगा उद्घाटन मैच। गोवा और महाराष्ट्र में भी होंगे मैच। तो सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, बर्फ से ढकी नजर आई पहाड़ियां। तापमान गिरने से बढ़ी ठिठुरन। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से तबाही, नदी के बीचों बीच फंसे 2 लोग। रस्सी के सहारे दोनों का रेस्क्यू किया गया। कर्नाटक में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, घरों में भरा पानी। कई जगह पुल और सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियों को खींचते दिखाई दिए लोग। यूपी के अलीगढ़ में 4 दिन से जारी बारिश में 110 मकान ढहे, 5 लोगों की मौत हुई। प्रशासन ने आर्थिक मदद मुहैया कराने के आदेश जारी किए। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले 2 दिनों में हो सकती है भारी बारिश। यूपी के कानपुर में लगातार बारिश से एक 3 मंजिला मकान ढह गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में तेज रफ्तार का कहर, ब्रिज से टकराकर पलटी गाड़ी, लोहे की रेलिंग तोड़कर नीचे जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर बुरी तरीके से घायल। उत्तराखंड के देहरादून में बड़ा हादसा, खाई में गिरी बेकाबू कार। एसडीआरएफ की टीम ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा, चलती मोटरसाइकिल में अचानक लगी आग। मोटरसाइकिल सवार सुरक्षित, मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था आदमी। राजस्थान के करौली में मिट्टी का टीला गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल। जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी जारी, पुंछ, शोपिया और राजौरी में कई जगह रेड। आतंकवाद से संबंधित मामलों में बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी जेपी के महान कामों को श्रद्धांजलि देने के लिए
मित्रों, यहां पर ये जो अभी आदम कद से भी ऊंची मूर्ति जयप्रकाश की लगाई गई है, ये मूर्ति लगाने का प्रण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर, भारत सरकार की कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव कर किया था। आज वो प्रण पूरा हो रहा है और जेपी की जन्म जयंती के दिन ही पूरा हो रहा है। मित्रों, सरयू और गंगा के मिलन स्थान पर, बिहार और यूपी के मिलन स्थान पर, यही भूमि पर जयप्रकाश जी जन्मे थे। जयप्रकाश जी का जीवन अनेक मानों में विशिष्ट प्रकार का रहा। आजादी के लिए क्रांति के रास्ते पर भी लड़े, आजादी के लिए गांधी के बताए मार्ग पर भी लड़े। आजादी के बाद जब सत्ता लेने का समय आया, एक सन्यासी की भांति विनोबा भावे के साथ सर्वोदय की गतिविधि के अंदर वो जुड़ गए। और मित्रों, पूरा जीवन देश भर के भूमिहीनों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने गुजारा। समाजवाद, सर्वोदयी विचारधारा और जाति विहीन समाज की रचना की कल्पना लेकर जयप्रकाश जी ने देश में अनेक विध नए नए प्रकल्प लिए। मित्रों, मगर सबसे बड़ा जयप्रकाश जी का जो योगदान देश में रहा, जब 70 के दशक में भ्रष्टाचार और सत्ता में चूर शासन के अधिकारियों ने जब देश में इमरजेंसी डालने का काम किया, जयप्रकाश के खिलाफ बहुत आंदोलन किया। बाला साहेब ठाम किया गया। दिल्ली राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, आज भी होंगे सवाल जवाब। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा नहीं मिला पूछताछ का कोई भी नोटिस। आज इलाज के लिए सिंगापुर रवाना होंगे लालू यादव। कोर्ट से पहले ही मिल चुकी है इजाजत। लालू की बेटी रोहिणी सिंगापुर में ही रहती है। टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य